सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो आर्गुमेंटेटिव एसेस में। किन किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए अगर आप आर्गुमेंटेटिव एसेस चूज कर रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन वीडियो है हमारे पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 डिस्क्रिप्टिव एसेस में स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको अगर पहला तो फायदा आपको ये होगा कि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव एसेस के बारे में भी जानना होगा तो आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड आइडिया लग जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव एसेस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। दूसरा, उस वीडियो में मैंने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनर आपके एसेस में देखते हैं। तो अगर आप वो भी देख लोगे तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, और वो वाले जो पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर चेक करते हैं वो मोर और लेस हर एसेस में सेम रहते हैं। तो अगर आपको उन पॉइंट्स पे कमांड हो जाएगी अच्छी सी, तो आप डेफिनेटली एसेस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस के बारे में। आर्गुमेंटेटिव एसेस फ्रॉम द नेम सजेस्ट एक आर्गुमेंट दी जाएगी, एक डिबेट आर्गुमेंट दी जाती है, और आपको बताना होता है कि आप फॉर हो या अगेंस्ट हो, आप उसके फेवर में जा रहे हो उस स्टेटमेंट के या अगेंस्ट जा रहे हो, उसे डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो। ये होते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस। अब ये एसेस जो होते हैं ये स्टूडेंट्स के बहुत फेवरेट होते हैं। ये फेवरेट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें, हमारे पास और ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। फॉर अगेंस्ट होता है तो और ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो ऐसे होता है ये बहुत ही फेवरेट, एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखता है हर स्टूडेंट के ऐसे अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ एडवांस्ड स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा जो आपके स्कोर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देंगे, एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर सकते हैं जो आपके स्कोर्स को। और ये बातें बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं क्योंकि ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस को डिटेल में। पर आर्गुमेंटेटिव एसेस को डिटेल में जानने से पहले मैं आपको आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। ये पॉइंट क्या कहता है? चूज योर मोस्ट फेवरेट एसे। ये पॉइंट को मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव एसे की वीडियो में भी रखा था, और ये पॉइंट वैलिड है हर ऐसे वीडियो में। चूज योर मोस्ट फेवरेट एसे का क्या मतलब है कि आप अपना वो वाला एसे देखें जिसमें आपकी सबसे ज्यादा कमांड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास चार ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव और पिक्चर कॉम्पोजिशन। अब आपको देखना है कि आपकी कमांड किसमें सबसे ज्यादा है। कमांड देखने से क्या होगा, बेसिकली आपने अब देख लो, अब आप ये वीडियोस देख रहे हो, अब आपको पता लग गया कि हाँ मेरी आर्गुमेंटेटिव एसेस में बहुत अच्छी कमांड है। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी एग्जाम्स होंगे या जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऐसे लिखने की, तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंटेटिव एसेस की प्रैक्टिस करोगे। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो एक एक्सीलेंस में बदल जाएगी। तो जब आपको बोर्ड एग्जाम में वो पेपर आएगा या वो ऐसे टॉपिक आएगा तो मोर और लेस आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि ये ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्कैटर्ड वे में करते जाओगे, अगर आप पहले डिस्क्रिप्टिव ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर में आप आर्गुमेंटेटिव अटेम्प्ट कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम में पिक्चर कॉम्पोजिशन करने लगे, तो ये बहुत हॉच पॉच हो जाएगा और आपकी एक्सीलेंस नहीं बन पाएगी एक टॉपिक पे। तो इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि चूज योर मोस्ट फेवरेट ऐसे टॉपिक। इसको थोड़ा टाइम लगता है, आप चारों ऐसे टॉपिक्स ट्राई करके देखो, चारों लिख के देखो, और फिर उसमें जब आप लिख के देख लोगे ना चारों टॉपिक्स, फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये वाला टॉपिक जो है ना, आर्गुमेंटेटिव है ना, वो मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। तो ऐसे आप देखो और समझो और फिर जाके अपना मोस्ट फेवरेट ऐसे टॉपिक को एक फिक्स कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं आपके आर्गुमेंटेटिव एसेस की टाइप्स की। जैसे कि आपको पता है आपके पास दो टाइप्स होती हैं, फॉर और अगेंस्ट होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप फॉर हो, फेवर में हो या अगेंस्ट हो। एक होता है टू व्हाट एक्सटेंट। अब ये टू व्हाट एक्सटेंट वाला जनरली पूछा नहीं जाता है, पर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि बाय चांस अगर ये पूछा जाए तो टू व्हाट एक्सटेंट में क्या मतलब होता है। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब होता है कि आप फॉर और अगेंस्ट दोनों के बारे में बात कर सकते हो, कि आपको फॉर की भी कुछ बातें पसंद है और अगेंस्ट की भी कुछ बातें पसंद है। तो टू व्हाट एक्सटेंट में आप दोनों डिस्कस कर सकते हो। पर ध्यान रखना, ये जो फॉर और अगेंस्ट वाला टॉपिक है, जो फर्स्ट टाइप मैंने लिखी है फॉर और अगेंस्ट, इसमें आपको एक ही क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। या तो आप फॉर होंगे या तो आप अगेंस्ट होंगे। अगर आपने अपने ऐसे को लिखते हुए डिविएशन ले ली, कुछ अगेंस्ट का पॉइंट डिस्कस कर लिया जब आप फॉर के अगेंस्ट बोल रहे हो, तो आपके ये ऐसे में बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर फॉर और अगेंस्ट का टॉपिक आए, जो मोस्ट केसेस में फॉर और अगेंस्ट वाला टॉपिक ही आता है, तो आपको एक क्लियर स्टैंड लेना है, या फॉर के रिस्पेक्ट में बोलो या अगेंस्ट के रिस्पेक्ट में बोलो। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। अब ये फॉर्मेट ही होता है, ये एडवांस फॉर्मेट ही होता है जो पूरी गेम बदल देता है आपके एसेस की। आपको जैसे पता होगा हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है, फिर कुछ सपोर्टिंग पैराग्राफ्स होते हैं और फिर कंक्लूजन होता है। ये होता है सिंपल फॉर्मेट। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप क्या एडवांस फॉर्मेट यूज कर सकते हो आपके आर्गुमेंटेटिव एसेस में, और यही एग्जामिनर आपका देख रहा होता है कि ये वाला फॉर्मेट अगर आपने यूज कर लिया तो एग्जामिनर को एक वैसे ही आइडिया लग जाएगा कि इस बच्चे की कमांड बहुत अच्छी है इंग्लिश में, इसको फॉर्मेट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। तो चलो हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं।
अब पहली बात होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या दोगे? इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल आपको आया है टॉपिक टीवीज आर बेटर देन मोबाइल फोन्स। तो टीवीज आर बेटर देन मोबाइल फोन्स। अब इसका टॉपिक ढूंढो, ये टॉपिक इसमें आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में आता है। तो आप शुरू करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में बता दोगे, एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में एक ओपनिंग लाइन लिख दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते क्या है। इसके बाद इंट्रोडक्शन आपने दे दी, आपने इंट्रो दे दिया, आपके टॉपिक का इंट्रो क्या है। उसके बाद आप बताओगे लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट का क्या मतलब है? आप पहले बताओगे कि पास्ट में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ऐसे होते थे, पर अब वो बहुत ज्यादा चेंज हो गए, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, और अब प्रेजेंट में ऐसे हो गए हैं। आपने ये लिख दिया, आपने इंट्रो की 2-3 लाइनें लिख दी, फिर आपने ये लिंक बिटवीन पास्ट प्रेजेंट की 1 लाइन लिख दी। लास्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, वो है एक क्लियर स्टैंड लेना। आप एक्सप्लिसिटली लिख के बताओगे उस एसे में, अपने एसे में, कि आप फॉर हो या अगेंस्ट हो। इसका क्या मतलब है कि मान लो टीवीज आर बेटर देन मोबाइल फोन्स आया, मैं फॉर हूं इस टॉपिक के, तो मैं लिखूंगा आई कंप्लीटली एग्री दैट टीवीज आर बेटर देन मोबाइल फोन्स। बस अगर आप ये लाइन भी लिख दोगे ना, ये आपके ऐसे की पूरी गेम चेंज कर देगा। टीचर्स या एग्जामिनर्स जो आपके पेपर चेक करते हैं, वो सबसे पहले यही देखते हैं कि उस स्टूडेंट ने क्लियर स्टैंड लिया है कि नहीं। उस क्लियर, आपने जितना मर्जी अच्छा ऐसे लिखा हो नीचे सपोर्टिंग पैराग्राफ में, जितना अच्छा फॉर को एक्सप्लेन किया हो, पर अगर आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में नहीं लिखा कि आप फॉर हो उस टॉपिक के, तो वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। आपका एग्जामिनर आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा जितने आप डिजर्व करते थे सिर्फ एक लाइन के ना लिखने से। तो अब हमने जान लिया इंट्रोडक्शन क्या होती है, फिर हम सपोर्टिंग पैराग्राफ्स में आएंगे। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स में कैसे हम लिखेंगे? जैसे आप फॉर हो तो आप फॉर के फेवर में पॉइंट्स लिखोगे। अब इसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 2 सपोर्टिंग पैराग्राफ्स लिख सकते हो, कि आपकी वर्ड लिमिट इतनी एक्सीड ना हो। 2 सपोर्टिंग पैराग्राफ्स लिखो, अच्छे से लिखो। एक सपोर्टिंग पैराग्राफ में आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो आप 2 पॉइंट्स होते हैं उसे जरूर एक्सप्लेन करो। 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी आर बेटर देन मोबाइल फोन का टॉपिक लेते हैं, तो अगर आपने डिसाइड किया कि मोबाइल फोन्स बेटर होते हैं टीवी से, फिर तो उसके मोबाइल फोन्स के एडवांटेजेस, 2 एडवांटेजेस, आप एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस एक सपोर्टिंग पैराग्राफ में जरूर लिखो। ये लिखने से क्या होगा, आपके एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, आपके पास पॉइंट्स की कमी नहीं है। तो 2 पॉइंट्स लिखो और उन्हें एक्सप्लेन करो। ज्यादा भी नहीं लिखने की, आपने 3-4 लिख दिए और आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे अपने पॉइंट्स को, तो एक सेफर साइड पे, ऑप्टिमम लेवल पे 2 पॉइंट्स लिखो एक सपोर्टिंग पैराग्राफ्स में। अगर आपको लगता है कि आपके पास पॉइंट की कमी हो रही है, तो जो सेकंड सपोर्टिंग पैराग्राफ आप रखोगे उसमें 1 पॉइंट आप लिख दो और उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दो। तो अब ये तो था एक सिंपल फॉर्मेट। अब इसके बाद एक और पैराग्राफ आता है जो बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है आपके आर्गुमेंटेटिव एसेज में, उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन पैराग्राफ। अब आर्गुमेंटेटिव एसेज को आर्गुमेंटेटिव क्यों कहा जाता है? आर्गुमेंटेटिव मतलब ये एक सिंगल साइड डिबेट नहीं चल रही है, डबल साइडेड चल रही है, तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन देनी पड़ेगी। अब आपके पास ये टॉपिक तो आया फॉर अगेंस्ट का, कोई तो फेवर में होगा कि टीवीज बेटर होते हैं मोबाइल फोन से, कोई कहेगा कि मोबाइल फोन बेटर होते हैं टीवी से। तो आपको भी इस पैराग्राफ में कॉन्ट्राडिक्ट भी करना पड़ेगा उन बंदों को जो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि टीवीज बेटर होते हैं मोबाइल फोन से, तो आप इस पैराग्राफ में लिखोगे कि सम पीपल मे एग्री दैट मोबाइल फोन्स आर बेटर देन टीवीज, बट आगे आप अपना रीजन लिख दोगे, ये रीजन है, वो टीवीज में उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे आप लिख दोगे, कॉन्ट्राडिक्शन पैराग्राफ लिखोगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन पैराग्राफ की आप ओपनिंग कैसे करोगे, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो सम पीपल मे एग्री दैट, उसके बाद आप कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइन लिखोगे, आप अपने अगेंस्ट वाली लाइन लिखोगे कि कुछ लोग मेरे ऑपोजिट में सोचते हैं पर मेरा मानना ये है सो एंड सो, तो सो एंड सो आप जस्टिफिकेशन दे दोगे। एक डिबेट चल रही है ना, तो आप जस्टिफिकेशन देते हो ना कि मैं इसलिए सही हूं क्योंकि आपके वाले पॉइंट में ये कमी है, तो आप वो कमी बताओगे इस पैराग्राफ में। अगर आपने कॉन्ट्राडिक्शन पैराग्राफ लिख दिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन पैराग्राफ तो बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब आप 3-4 लाइंस में वाइंड अप कर सकते हो ये पैराग्राफ। ये बेसिकली एक एडवांस फॉर्मेट का पार्ट है जो आपके ऐसे को बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट कर देता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये कॉन्ट्राडिक्शन पैराग्राफ तो जरूर लिखें। इसके बाद आ जाते हैं हम कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आप बेसिकली क्या करते हो? कंक्लूजन भी बहुत छोटा पैराग्राफ होता है, 3-4 लाइंस का होता है। आप उसमें लिखते हो, आप बस उसमें एक ओवरव्यू देते हो अपने ऐसे का कि मैंने ये पॉइंट्स लिखे, तो मेरा एक ओवरव्यू ये है। कंक्लूजन में आपको मैं फिर से कहूंगा, आप एक क्लियर स्टैंड फिर से ले लो कि कंक्लूजन पैराग्राफ में आप लिख दो कि इन द कंक्लूजन इट इज माय फर्म बिलीफ दैट, फिर आप अपने फॉर वाली लाइन फिर से रिपीट कर दो। तो जब आप कंक्लूजन में ये कर दोगे तो आप एक ओवरव्यू दे रहे होगे अपने पूरे ऐसे का। उसके बाद थोड़े से पॉइंट्स और एक्सप्लेन कर दो। अगर आपके ऐसे में फ्यूचर रिकमेंडेशंस आ सकती हैं तो आप वो भी फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी दे सकते हो। उसके बाद अगर कोई सजेशंस आती हैं, अगर आपको लगता है कि आर्गुमेंटेटिव एसेस में सजेशंस की भी रिक्वायरमेंट है, सजेशन टू द गवर्नमेंट, सजेशन टू द रिक्वायर्ड अथॉरिटीज, तो आप वो भी लिख सकते हो।
जनरली कंक्लूजन पैराग्राफ एक बहुत छोटा पैराग्राफ होता है जिसमें आप बस कंक्लूड कर रहे होते हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हो, एक क्रक्स दे रहे हो अपने पूरे एसे का। तो इसके साथ जब आप ये चारों पॉइंट्स फुलफिल कर दोगे, इंट्रोडक्शन, सपोर्टिंग पैराग्राफ्स, कॉन्ट्राडिक्शन, कंक्लूजन, ये ऐसे फॉर्मेट आपके ऐसे स्कोर को 20 आउट ऑफ 20 तक पहुंचा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके आर्गुमेंटेटिव एसेस बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं तो आप ये फॉर्मेट की आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें। जब भी आप आर्गुमेंटेटिव एसे लिखें तो ये फॉर्मेट को ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो क्लिप आप अभी देखोगे ये बेसिकली पिछली वीडियो का एक पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जामिनर कौन से पॉइंट्स को जज कर रहा होता है आपके एसे में। तो आप अगली वाली क्लिप को देख के एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि हाँ, मेरे को ये पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा अपने एसे लिखने में। तो ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि आपके इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, तो सबसे पहले तो आपकी वोकैबुलरी चेक होगी ही होगी। अब वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रेट कर देते हैं मीनिंग। वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं है कि आप हाई लेवल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। वोकैबुलरी का मतलब ये है कि आप एक ही वर्ड को डिफरेंट वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, एक ही मीनिंग को डिफरेंट वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे आप से, टेल, असर्ट, एक्सप्लेन, ऐसे डिफरेंट वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो। वोकैबुलरी में एक और चीज आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन, जिसे हम SSV कहते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन क्या होती है? बेसिकली आपने 9th में एग्जाम्स दिए होंगे ना, जिसमें आपको क्वेश्चंस आते थे जॉइन दीज टू सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड बट सो। तो उसमें आप यूज करते थे मोर ओवर, नॉट विथ स्टैंडिंग, ऑल्दो, नो सूनर, एज सुन एज, वाइल। ये होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन, कि आप एक सिंपल फ्लो में नहीं चल रहे, आप कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहे हो अपने एसे में, जो बहुत ही प्रोफेशनल बना देता है आपके एसेस को। तो अगर आपके एग्जामिनर को ये दिखते हैं कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशंस यूज किए हैं अच्छी तरह से, तो उसे एक हिसाब से पता लग जाता है कि जिसका भी पेपर चेक हो रहा है उसे इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है और बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन तो हमने यूज करने ही करने हैं। इसके साथ वोकैबुलरी के साथ साथ आपका फॉर्मेट चेक होता है। फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप वो वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे तो उसमें आपके बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब वोकैबुलरी और फॉर्मेट के साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है वो है लेजिबिलिटी आपके ऐसे की। अगर आपके एग्जामिनर को जो आपने लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है तो आपने जितना मर्जी अच्छा ऐसे लिखा हो वो आपको नंबर नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका लेजिबल नहीं है और एग्जामिनर को ही नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या लिखा है। कि आप लेजिबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, लेजिबिलिटी के साथ क्लैरिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हमें अपने ऐसे में, चाहे कोई भी ऐसे हो, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है। हमें क्लियर टू द पॉइंट रहना है और उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। घुमा फिरा के अगर हम वही सेंटेंसेस लिखते जाएंगे, वही मीनिंग लिखते जाएंगे, तो वो हमसे एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं। एक ही पॉइंट को खींचते नहीं रहना हर एक बॉडी पैराग्राफ में। ऐसे लिखते वक्त अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ और सोचो कि और क्या क्या पॉइंट्स इस ऐसे में इंक्लूड हो सकते हैं, कौन से पॉइंट्स इस ऐसे के साथ रेलेवेंस रखते हैं, और वो वाले पॉइंट्स को ऐड करते जाओ अपने ऐसे में। तो यार यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड नियर डियर वंस, ताकि उन्हें भी ये ऐसे फॉर्मेट के बारे में और अच्छी नॉलेज हो सके। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट। We will meet you soon on another video. So till then, stay happy, stay fit. Bye bye.